नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। दतिया का सियासी रण सज चुका है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव का बिगुल बजा दिया है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। लेकिन इस चुनाव की अहमियत सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता अदालत से 3 साल की सजा के बाद समाप्त हुई है और अब कांग्रेस के सामने सीट बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी से अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए हर चुनाव में डमी उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई है। अब इस रण में कांग्रेस से घनश्याम सिंह, अवधेश नायक और राजेंद्र भारती के पुत्र जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी से फिलहाल नरोत्तम मिश्रा को दावेदार माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता दामोदर यादव को भाजपा का एजेंट बता रहे हैं, जो वोट के लिए सामाजिक समीकरण बिगाड़ने का काम करेगा। ऐसे में सवाल सिर्फ दतिया की जीत हार का नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति और जनता के भरोसे की परीक्षा का है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अफराद संपत्ति लूट रखी है और वो अलग अलग नाम से डमी कैंडिडेट खत्म करके वोट खड़ा करके वोट काटने का काम करती है। अभी से चर्चा है पूरे दतिया जिले में कि भारतीय जनता पार्टी ने एक डमी कैंडिडेट ढूंढ लिया, उसको खड़ा करने के लिए उसको पैसे भी दे दिए और वो अभी से प्रचार करने का काम कर रहा है ताकि अपने समाज के वोट काट सके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लाभ पहुंचा सके। लेकिन कांग्रेस का नाम क्या है? कौन नाम है तो कई 3-4 हैं, लेकिन इसमें दामोदर यादव भी प्रमुख है। वो अभी से कह रहा मुझे चुनाव लड़ना है। रहने वाले तुम सड़ा के वहाँ जीत नहीं सके, यहाँ क्यों खड़े हो रहे? केवल अपने समाज के वोट कमाल लें और भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी भी जिता सके। लेकिन कांग्रेस का जो अधिकृत उम्मीदवार है वो बीजेपी में ना जाए, इन मौके पर उसकी खरीद फरोख्त ना हो, कतई नहीं, ना कोई जाएगा न जाने वाला है। कांग्रेस पार्टी में अब जो जाने वाले थे वो चले गए, अब वही रह गए हैं जो मजबूती से जनता के बीच उनकी संघर्ष के लड़ाई लड़ने वाले लोग, ईमानदार कार्यकर्ता बचे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कांग्रेस का जो सोच है वो कहीं ना कहीं उनके अपने वक्तव्य से परिलक्षित होता है। भारतीय जनता पार्टी इस शुचिता की राजनीति करती है और हम कार्यकर्ताओं के आधार पर, हमारा बूथ स्तर पर जो मजबूत संगठन है उसके आधार पर हम सब लोग तमाम सारे जो कार्यक्रम होते हैं और उसी में जो राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव ये सर्वोपरि रहता है। चुनाव हम कैसे जीतें और संगठन के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर ये हम सब लोग सुनिश्चित करते हैं। मैं समझता हूँ जो आरोप प्रत्यारोप हैं जनता सब अच्छे से जानती हैं। दतिया में जिस प्रकार से विकास के काम हुए, विकास की गंगा बही, वहाँ पर जिस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन हुए, ये इनके प्रकरण अगर कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ से जीत गए हों, लेकिन जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा विश्वास रखती है। चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आदित्य उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दुष्यंत पारासर वरिष्ठ संवाददाता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपसे ही करेंगे। क्या बीजेपी नरोत्तम मिश्रा की वापसी का 2023 की हार का बदला लेने की कोशिश में है, इसीलिए इस तरीके से जो जुगत बिठाई है बीजेपी ने, निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है, पूरी जोर आजमाइश चल रही है दतिया को जीतने की? अरुण जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि वहां पर पुनः चुनाव क्यों हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे कांग्रेस के कैंडिडेट्स को अगर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा निर्धारित की जाती है तो ये जनता का जो जनादेश था उसका अपमान है। आप भ्रष्टाचार कर जो है कोर्ट में चक्कर लगाते हैं, उसके बाद आपका आरोप तय होता है और उसके बाद आपको जो है चुनाव से निष्कासित होते हैं और उसके बाद में पुनः मतदान होता है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो पूर्व के, जो मैं अभी सुन रहा था, जिनको वे तो अभी से हार का कारण तलाश रहे हैं, वे कह रहे हैं डमी कैंडिडेट उतार रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं, वो प्रमुख है, और आपके लोग क्या कर रहे हैं? आपके राजेंद्र भारती जी जो खुद अब चुनाव नहीं लड़ सकते, वे अपने पुत्र अनुज भारती जी के लिए प्रयासरत है। इसके पूर्व में जो है अवधेश नायक जी, वे वहां पे ताल ठोक चुके हैं। उसके पूर्व में 2 पूर्व मंत्री महेंद्र बोध साहब और एक और वरिष्ठ नेता घनश्याम सिंह साहब, वे वहां पर ताल ठोक चुके हैं। तो ना नेता है, ना नेतृत्व, ना नियत है।
वो ना निर्देशन है। किसके निर्देशन और नियत के तहत, किसके नेतृत्व के तहत कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है? आपने कहा कि वहां पर हम चुनाव को, अरे भाई 6 बार, लगभग 6 बार, आप बताइए 90s में, फिर 98 में, 2003 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में, लगभग 6 बार वहां पर आदरणीय नरोत्तम जी को वहां की जनता ने सिरमौर करके चुनाव जिताया है। और मुझे लगता है कि अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, 3 साल में जनता ने मूल्यांकन कर लिया होगा पिछले लगभग लंबे कार्यकाल का आदरणीय नरोत्तम जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह से वहां पे कार्य हुए। और सिर्फ ये की चुनाव नहीं है, इसके पहले संगठन स्तर के, बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, निगम स्तर के जो भी चुनाव हुए, और उसके बाद में सांसद के चुनाव, जनता ने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र का महापर्व और ये जो चुनाव है, निश्चित रूप से ये जनता ही लड़ेगी और जनता ही वापस भारतीय जनता पार्टी को वापस स्थापित करेगी, क्योंकि हमारा मॉडल है विकास का, हमारा मॉडल है सुशासन का, हमारा। प्रेम व्यास जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा फिर से उम्मीदवार होंगे, वही प्रत्याशी होंगे, या फिर प्रत्याशी बदल सकती है बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है अरुण जी, जैसे ही वहां पर चुनाव घोषित हुए थे, आदरणीय नरोत्तम जी मिश्रा ने स्वयं कहा था कि अगर मुझे पार्टी लड़ने का मौका देगी, पार्टी दायित्व देगी, तो निश्चित रूप से लड़ूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है, व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और निश्चित रूप से वहां के कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप हमारी जो केंद्रीय समिति वे तय करेगी, और तय करने के पश्चात हर कार्यकर्ता जिस भी व्यक्ति का नाम घोषित होता है, निश्चित रूप से उसके लिए कार्य करने के लिए जुट जाता है। जी बिल्कुल, आदित्य उपाध्याय जी के पास जाऊंगा। आदित्य उपाध्याय जी, नरोत्तम मिश्रा ने हार के बाद एक कहावत कही थी कि मेरा पानी उतरता देख किनारों पर घर मत बना लेना, वापस फिर से आऊंगा। वही स्थिति हो गई है दतिया की, कि वापसी होने की उम्मीद है। बिल्कुल, अभी तक के समीकरण तो यही कहते हैं कि जितनी उनकी वहां सक्रियता लगातार उन्होंने बनाकर रखी है, उस हिसाब से जो है उनका, और जैसी उनकी जमीनी पकड़ है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वो निश्चित तौर पर जीत सकते हैं। और उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट उसमें ये जा रहा है कि दामोदर यादव जैसे व्यक्ति जो है, वो जिस तरीके से फील्ड में लगातार सक्रिय हैं, वो कांग्रेस के बहुत बड़े वोट कटवा व्यक्ति साबित हो सकते हैं। तो जब कांग्रेस के वोट कटवा व्यक्ति साबित होंगे, तो निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा जी को इससे लाभ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। ये तो नहीं कहा जा सकता कि नरोत्तम मिश्रा ही 100% वहां पर से प्रत्याशी होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे जो भी भाजपा का प्रत्याशी होगा, उसको लाभ दामोदर मिश्रा की उपस्थिति का निश्चित तौर पर मिलने वाला है। जी जी बिल्कुल। दुष्यंत पारा सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे संवाददाता। दुष्यंत, दतिया मध्य प्रदेश की हॉट सीट कही जाती है शुरू से ही, और दामोदर यादव भी लगातार नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कटाक्ष करते हैं, लेकिन अब कांग्रेस कह रही कि नरोत्तम मिश्रा के प्रचार में दामोदर का हाथ है। दामोदर यादव बीजेपी की कठपुतली है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन आए दिन उनके जब बयान सुने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी को घेरने का काम करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है कि ये बीजेपी की ओर से वोट काटने का काम करेंगे कांग्रेस के? आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत और मध्य प्रदेश के सियासतदार जो हैं किस तरीके की राजनीति करते हैं, ये कई सारे उदाहरण जो हैं पिछले कई सारे चुनाव में देखने को मिलते हैं। और कई सारे ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जब दो चिर प्रतिद्वंदी जो हैं एक साथ बैठे हुए भी नजर आते। तो राजनीति किस करवट बैठे ये फिलहाल तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दामोदर यादव जो कि पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर जो है वो फिलहाल चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो है वो उनको ज्वाइन कर ली थी। और उसके बाद से ही लगातार वो नरोत्तम मिश्रा पर भी निशाना साधते रहे हैं, राजेंद्र भारती पर भी निशाना साधते रहे हैं, और सीधे तौर पर प्रयास उनकी तरफ से ये किया गया है ज्यादातर तरीके से कि जो ओबीसी वर्ग के वोट है वो तो उनकी तरफ डाइवर्ट रहे ही, साथ ही साथ जिस तरीके से एससी वर्ग के, मतलब अनुसूचित जाति वर्ग के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं तो दतिया में एक तीसरा चेहरा जो है वो अलग से वो बनकर खड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि दतिया में किस तरीके से चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया जब पूरी होगी
तो उसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो दतिया के चुनाव में चुनावी समर में जो है वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में सामने होंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जब दतिया का उपचुनाव लगातार अब उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है अधिसूचना के बाद से ही, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव हो सकता है, वही कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अपनी सीट बचाने का चुनाव जो है ये दतिया का उपचुनाव होगा। अगर इस चुनाव में बीजेपी को वापसी करनी है तो कहीं ना कहीं पूर्व नरोत्तम मिश्रा जो है एक बड़ा चेहरा वहां पर माने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ही विधानसभा है और गृह मंत्री रहते हुए वो जब चुनाव लड़े थे तो कहीं ना कहीं 7,742 वोट से उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जो पिछले 2 से 3 चुनाव अगर देखे जाएं तो जो 2018 का चुनाव हुआ उसमें 2600 वोट के आसपास जो है नरोत्तम मिश्रा जीत कर आए थे, लेकिन उसके पहले जो वोट का अंतर था वो 12,000 था। तो ऐसे में लगातार वोट के जो अंतर थे वो लगातार कम होते गए और 2023 में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में इसको भी समझना होगा और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है ये भी कहा जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा एक नई रणनीति के साथ और नए एक उमंग के साथ जो है वो चुनाव में उतरेंगे और किस तरीके से वो काम करेंगे, क्योंकि एक बात सामने ये भी आई थी कि जनता ने भी नाराजगी व्यक्त की थी कि गृह मंत्री वो रहे, लेकिन जिस तरीके से क्षेत्र में जिस तरीके का विकास उनको करना था, लेकिन वो उस विकास पर कहीं ना कहीं कसौटी पर कहीं खरे नहीं उतर पाए। कई सारे आरोप जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है एक दूसरे पर लगे, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में जो है लगभग 7,500 वोट्स के आसपास जो है नरोत्तम मिश्रा के कम मिले और कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा सीट पर हाशिए पर चली गई थी। लेकिन अब जब एक बार मौका फिर से बीजेपी को मिला है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कोर्ट की ओर से जो इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, उसके बाद विधानसभा सचिवालय से सीट को शून्य किया गया, तो इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई थी और उसके बाद ही चुनाव आयोग ने एक पूरा प्लान जो है वो तैयार किया और 30 जुलाई को जब यहां पर वोटिंग होगी तो ये भी साफ हो जाएगा कि आगामी समय में विधानसभा में दतिया विधानसभा का नेतृत्व कौन करेगा, कौन दतिया विधानसभा का चेहरा होगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास जाऊंगा। प्रेम व्यास जी, अभी दतिया उपचुनाव है, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी उस उपचुनाव में उतरेगी, क्योंकि ये सीट बीजेपी के लिए बहुत अहम साबित होती है, क्योंकि ये उपचुनाव आगामी 2028 के उपचुनाव को केंद्रित करके माने जा रहे हैं कि जो उपचुनाव में जीतेगा वो 2028 में भी जीतेगा। देखिए निश्चित रूप से अरुण जी, अगर पिछली सीट चुनाव की बात करेंगे तो 2018 में लगभग 11,000 वोटों से भी जीते थे, 11,500 के लगभग, और 13 में लगभग 12,000 वोटों से। तो मुझे लगता है उस तरफ इजाफा हुआ था। हाँ, एक चुनाव था जिसमें कुछ वोट कम मिले थे और पिछली बार जो जितने वोटों से हारा लगभग 7,000 थे, उसके बाद में वहां पर लोकसभा चुनाव हुआ और वहां की जनता ने जो लीड जीती वो लगभग 16,000 से ज्यादा की थी। तो मुझे लगता है जनता तो अपना स्पष्ट जनादेश उस चुनाव के पश्चात ही दे चुकी है और हमारा जो मुख्य एजेंडा होता है वो था सड़क, सिंचाई, बिजली परियोजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं जो जनता के लिए, और उसी के कारण स्थानीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिल रहा है। और इसी के कारण हमने कहा है कि निश्चित रूप से जनता ने 3 वर्षों का मूल्यांकन किया होगा और उसी मूल्यांकन के आधार पर जनता अपना जनादेश देगी। तो मुझे लगता है पिछला कार्यकाल, वर्तमान जो प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा जो सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के समदर्शी जो विकास किया जा रहा है वही हमारी प्राथमिकता है और उसी विकास को धरातल पर 257 मतदान केंद्रों पर हमारे जो बूथ स्तर के बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी, हमारे वार्ड प्रभारी, ये सभी लोग सतत जनता के साथ संवादरत होकर कार्य करते हैं। वहीं आप अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो अभी देखिए ना पिछले दिनों का घटनाक्रम, ना नेता तय है, ना नीति तय है, ना नेतृत्व तय है। इसीलिए मैंने तीनों बातों का जिक्र करा। अभी भोपाल में जो कार्यक्रम हुआ, NSUI के कार्यकर्ताओं के भी जूतम पे जा, ग्वालियर में अगर आप अपने टीम घोषित करते हो तो 8 इस्तीफे हो जाते हैं। आज इंदौर में पुराने नेता राकेश यादव जी, इसके पूर्व में चिंता। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जिस उपचुनाव की बात हो रही, जिस दतिया सीट की बात हो रही, आपको पता होना चाहिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, चुनाव हारे थे उसी विधानसभा सीट से, दतिया से। अब फिर से वहां चुनाव है। कांग्रेस लगातार आरोप भी लगा रही है अगर नरोत्तम मिश्रा को वापसी की जाती है, बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो दतिया की हालत खराब हो जाएगी, दतिया का विकास नहीं हो पाएगा। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है।
मुझे लगता है कि वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ में वहां की जनता ने मां पीताम्बरा माई पीठ का विकास देखा है, रतनगढ़ वाली माता का विकास देखा है, उसके बाद में ऐतिहासिक धरोहर 7 मंजिला वीर सिंह देव जी सांस्कृतिक विकास भी देखा है। वहां पर ये देखा है कि किस तरह से वहां पर संस्कार और संस्कृति दोनों का उदय आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के समय पर वहां की जनता ने देखा है। तो मुझे लगता है वो दूसरा, अभी जिस तालाबों को लेकर राजनीति की जा रही थी 15 वर्ष तक जब नरोत्तम जी थे तब उस तालाब का पानी नहीं रुका था। ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? वहां पर राम तालाब है, सीता तालाब है, लाला तालाब, जिसको लेकर कांग्रेस वहां पर प्रदर्शन कर रही थी, स्पष्ट रूप से लगभग 15 वर्षों तक उसको जीवित रखा। तो एक तरफ विकास की बयार और विकास की रफ्तार को फिर करते हुए आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ मात्र राजनीतिक बयान देकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है जनता इस बीच के मतभेद, इस बीच के भेद को अच्छी तरह से समझती है, इसीलिए उसके बाद के जितने प्रेम व्यास जी, चुनाव इससे पहले बीजेपी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी था, अब की बात दामोदर यादव भी हैं सामने, दो प्रत्याशियों के सामने बीजेपी को अपना कैंडिडेट उतारना है। लेकिन निश्चित रूप से एक कैंडिडेट हो, 2 हो या 10 हो, जनता जनार्दन होती है और उस जनता के विकास के लिए कार्य किया था। और मैं अपनी तरफ से मानता हूं अरुण जी कि कोई भी एक परिणाम किसी भी नेता के पूरे जीवन के राजनीतिक योगदान का पैमाना या फैसला नहीं होता। अगर 6 बार जनता ने निर्विवाद रूप से आपको चुना है तो निश्चित रूप से आपके किए हुए कार्यों का मूल्यांकन करके जनता पुनः आपको चुनेगी। इसीलिए हमारा हर कार्यकर्ता वहां पर समदर्शी विकास के साथ में, हर समाज के विकास के साथ में है। हमने इसीलिए कहा है कि हमारी जो योजना है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, उसमें ओबीसी भी है, एससी एसटी वर्ग भी है, जनरल भी है, सभी समाज के लोग हैं। तो मुझे लगता है जब आप समदर्शी विकास करते हैं तो निश्चित रूप से हर समाज का वोट आपको मिलता है और यही परिलक्षित होता है पिछले कई चुनाव में। अगर 20-20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है, अगर कई राज्यों में हम रिपीट कर रहे हैं, अगर लोकसभा चुनाव में हम 3-3 बार सरकार बना रहे हैं, तो यह प्रदर्शित करता है कि जनता के लिए किया गया विकास, समदर्शी दृष्टि से किया गया विकास, जनता उसको स्वीकारती है। आदित्य उपाध्याय जी के पास जाऊंगा। आदित्य उपाध्याय जी, राजेंद्र भारती के खिलाफ उनको सजा भी हो रही है और उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी गई, अब उपचुनाव हो रहे हैं, क्या इसका असर कांग्रेस के वोट बैंक पे भी पड़ सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये सारे प्रकरण जो है उनके पिछले चुनाव लड़ने के पहले से चले आ रहे हैं और आम लोगों को पहले से ये सब बातें पता है। दरअसल आज जो चुनाव है, आज के वर्तमान समय में जो चुनाव हो रहे हैं वो व्यक्तिगत व्यक्तित्व के हिसाब से और पार्टी के दम पर चुनाव होते हैं, ना कि उसके इस तरीके के चीजें। बहुत सारे कच्चे चिट्ठे बहुत सारे नेताओं के हैं, सबको पता है। दरअसल इसमें अभी आज की चर्चा में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो जितने भी कद्दावर नेता आज मध्य प्रदेश में विधायक हैं, मंत्री हैं, वो वरिष्ठों के साथ में खुद मोहन यादव असहज होते हैं और वरिष्ठ उनके प्रति असहज रहते हैं। ये सारी चीजें सबको पता है, रोज चर्चाएं होती हैं और रोज उजागर होती है। तो निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा जी के कैंडिडेचर पर ही आज प्रश्न चिन्ह है। ये मतलब हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी को स्वयं डिसाइड करना है, पर इन सब बिंदुओं को भी निश्चित तौर पर पार्टी ध्यान रखेगी। दरअसल जितने भी कद्दावर नेता मोहन यादव जी के मंत्रिमंडल में हैं, उन सबकी स्थिति जो है मोहन यादव जी के साथ में सहज नहीं है, ना ही मोहन यादव जी की उनके साथ सहज है। तो निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके के सीनियर हैं, यदि वो चुनाव जीतते हैं तो उनको तुरंत जो है मंत्रिमंडल में मोहन यादव जी को लेना पड़ेगा और उनके पास में स्वयं जितने विभाग मोहन यादव जी के पास है उसमें से कोई बड़ा विभाग उनको देना भी पड़ेगा। तो ये सब और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कैंडिडेचर पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। तो ये सब चीजें आने वाले समय में देखने योग्य है। दूसरे, जातिगत समीकरण बहुत प्रमुख मुद्दा रहता है सब जगह। आज के समय में जातिगत समीकरण बहुत देखा जाता है। कांग्रेस किसको टिकट देती है? कांग्रेस चाहे तो नरोत्तम मिश्रा जी को हरा दे, कांग्रेस चाहे तो जिता दे। ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है। लेकिन आदित्य उपाध्याय जी, कांग्रेस क्यों चाहेगी कि उसका विधानसभा प्रत्याशी चुनाव हार जाए और विपक्ष जो सत्ता पक्ष का प्रत्याशी वो जीत जाए, नरोत्तम मिश्रा जीते जाए, बीजेपी से जो भी प्रत्याशी उतरे वो जीते, कांग्रेस का प्रत्याशी हार जाए? उसकी क्या वजह होगी? उससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? यदि देखिए, इसकी 2 वजह हैं। एक तो यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी स्वयं इतने अच्छे मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, राजनीतिक ऐसी पकड़ रखते हैं
कि वो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस से भी बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और शिवराज जी के शुरू के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस के साथ में सत्ता को तालमेल करने की भूमिका में नरोत्तम मिश्रा जी रहे हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरे, यदि कांग्रेस को यदि ऐसा लगता है कि वो जीतने वाले नहीं है, हारने ही वाले हैं, तो वो कांग्रेस कभी कभी नहीं चाहेगी कि एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा दल या कोई तीसरा व्यक्तित्व तो वहां पर जो है अपनी सत्ता स्थापित कर सके, अपना स्थान स्थापित कर सके। तो ये कुछ समीकरण ऐसे हैं जो चीजें आने वाले समय में जो है सामने आने वाली हैं। दुष्यंत पारा सर के पास जाओ। दुष्यंत पारा सर, जिस तरीके से देखा जाए जो दतिया उपचुनाव है वहाँ के स्थानीय मुद्दे रहते हैं, जो विधानसभा चुनाव अधिकतर स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, वहाँ की स्थानीय जो समस्या उन मुद्दों पर चुनाव होते हैं। क्या दतिया के स्थानीय मुद्दों की बात बीजेपी या कांग्रेस करेगी, या फिर विकास की बात जो बीजेपी शुरू से करती आई उसी आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार सबका साथ सबका विकास सबके साथ यही बात करती हुई नजर आती है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर बीजेपी का जो नारा है कहीं ना कहीं वो काम करता हुआ भी नजर आता है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि कांग्रेस के ना तो स्थानीय विधायक है और ना ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अगर उपचुनाव कांग्रेस को लड़ना है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यक्ति ऐसे चेहरे को यहाँ पर अपना पार्टी का जो झंडा है वो सौंपना होगा, जो चेहरा कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के कद के बराबर साबित हो सके। लेकिन अगर राजेंद्र भारती की बात करें तो राजेंद्र भारती लगातार लंबे समय से लड़ाई लड़ते हुए आए हैं, और जब उनको वो चुनाव 2023 में जीते उसके बाद ये मामला निकलकर सामने आया, तो अब ये दाव जो है वो कांग्रेस जो है उनके बेटे पर खेल सकती है, क्योंकि एक सिंपैथी वोट जो है वो उनके बेटे को इस पूरे मामले के बाद, पूरे इस घटनाक्रम के बाद जो है वो नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ में मिल सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस की सोच सबसे पहली यही होगी कि चेहरा ऐसा दिया जाए जिसकी वजह जो चुनाव अच्छे से लड़ सके, और नरोत्तम मिश्रा जो कि एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के, उनको यहां पर जो है कहीं ना कहीं चुनौती दे सके। वही दूसरी बात, अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो कांग्रेस के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस जो है वो लगातार बात करती है, चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे हम महिला सुरक्षा की बात करें। लेकिन जिस तरीके से स्थानीय स्तर की अगर बात की जाए तो स्थानीय स्तर पर अगर चुनाव कांग्रेस जीतना भी चाहती है या जीत भी जाती है तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और एक सीट विधानसभा की अगर कांग्रेस जीत भी जाती है तो बहुत ज्यादा भला जो है दतिया का नहीं होने वाला। दामोदर यादव की बात की जाए, लगातार उनकी सक्रियता भी देखी जा रही है दतिया में। अगर वो सक्रिय इसी तरीके से बने रहे चुनाव तक, तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा या फिर वो कांग्रेस को नुकसान कर सकते हैं? आप देखिए, इस बार भी दामोदर यादव जो है वो चुनाव लड़े थे, और चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, निर्दलीय चुनाव वो लड़ गए थे। लेकिन जिस तरीके से ये देखने में आया कि जो वोट कटाव की स्थिति है वही दामोदर यादव की स्थिति है। वो यादव समाज के, कुशवाहा समाज के और बघेल समाज के वोट जरूर जो है वो कबाड़ सकते हैं, और कांग्रेस की परेशानी और बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो जीत हार का अंतर होगा, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत हार का जो अंतर होगा बहुत ही नॉमिनल होगा और बहुत ही आसपास का अंतर होगा। क्योंकि अगर 2023 में वो चुनाव नहीं लड़ते, निर्दलीय चुनाव, और वोट ना काटते, तो कहीं ना कहीं जो अंतर था जीत हार का वो ज्यादा बढ़ जाता। तो ऐसे में अब भी वही स्थिति है, लेकिन उनको इस बात को समझना होगा कि अगर वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो एक मजबूत कैंडिडेट भी कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन अगर राजेंद्र भारती के बेटे को यहां पर कांग्रेस चुनाव में उतारती है तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि सिंपैथी वोट जो है वो कांग्रेस को मिल सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बड़ा चेहरा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के रूप में है, और इस बड़े चेहरे का असर कहीं ना कहीं धरातल पर जरूर देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा की कार्यप्रणाली है, काम करने का तरीका है, लोगों से मेलजोल करने का तरीका है, तो कहीं ना कहीं जो सोशल इंजीनियरिंग है जो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काम में आती है, और सोशल मैनेजमेंट भी यहाँ पर काम में आता है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए संकट मोचक भी बनकर रूप में सामने आए हैं। बिल्कुल दुष्यंत, कहीं ना कहीं देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता भी देखने को लगातार मिली। समय का बहाव रोकना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता, आदित्य उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार, और दुष्यंत पाराशर वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े। तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दतिया की जो उपचुनाव होने, हॉट सीट
मानी जाती है इस सीट को, क्योंकि यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के विधायक की सजा के बाद ये सीट खाली हुई। इसके बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीट जो जीतता है 2028 की जो विधानसभा की सीट है उसी के खाते में जाने वाली। इसी को लेकर लगातार गर्मजोशी के साथ पूरी सियासत के साथ दोनों ही पार्टियां इस उपचुनाव में उतरने की तैयारी में। अब देखना होगा 3 अगस्त को नतीजे किसके पाले में आते हैं। फिलहाल की हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।